हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 10 लाए हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी उन सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम इस सीरीज़ में जो 1000 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए होते हैं वो सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस उपलब्ध कराए गए होते हैं। इस दृष्टि से इस बुक में उपलब्ध कराए गए सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से यूजफुल हो जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और इन 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन हम टोटल 20 पार्ट में करेंगे, जिसके तहत आज हम पार्ट 10 का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 9 तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो वो सारे पार्ट आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा। और अंत में हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग हमारे आने वाले सारे पार्ट को आप लोग देख पाएँ और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का डिस्कशन आप लोग कर पाएँ और अपनी तैयारी को जायज़ा ले पाएँ, आकलित कर पाएँ कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। बताइए, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से ही पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। बोलिए, दीजिए। आप लोग एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर दर्शाते हुए उसका आप लोग सेल्फ टेस्ट दीजिए और अपने आप को ज्ञात कीजिए कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है, ठीक है, जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। बताइए, इन सारे गैस में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो देखिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही जो है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म
पोषक तत्व होता है? बताइए इन सारे तत्वों में से कौन से तत्व हैं जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? बताइए। तो देखिए इन सारे ऑप्शन में से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं बोरॉन। ठीक है, कौन सा है? बोरॉन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने चर्चा किए हैं कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व ये क्या होता है। तो देखिए पौधे के लिए टोटल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो होती है 16। पौधों के वृद्धि के लिए टोटल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और 7 जो हैं वो बृहद पोषक तत्व होते हैं। अब सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो देखिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए कम मात्रा में होते हैं उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं, जिसको इंग्लिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवचूषण करते हैं। ठीक है, किस गैस का अवचूषण करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? तो वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। बताइए मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए मछली जो है वो गिल्स की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, किसकी सहायता से सांस लेती है मछली? तो गिल्स की सहायता से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गिल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। बताइए प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका बताइए क्या है? दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित का क्या कार्य होता है? तो प्रकाश का अवशोषण करना होता है। समझ जाइए आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में होती है, उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, और प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है? बताइए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत प्रकाश जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और उनका भोजन जो है वो रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। बताइए वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। बताइए। तो देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे दिन में करते हैं। और आपको टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है, और रात में तो प्रकाश होता नहीं है। तो रात में पौधे भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो रात में पौधे भोजन प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। ठीक है, और श्वसन के द्वारा ही वो भोजन प्राप्त करते हैं पौधे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताइए इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? बस पिछला क्वेश्चन देखे होंगे और उसी का
तो देखिए इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? देखिए ऊर्जा का उत्पादन श्वसन की प्रक्रिया में होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग है जो श्वसन अंग है? बताइए। ये सारे पादप का ही अंग है, पादप का ही यानी पौधे का ही पार्ट है, और इन सारे पार्ट में से कौन सा पार्ट है या कौन सा अंग है जो श्वसन करता है? बताइए। तो देखिए पौधे जो हैं वो पत्ते की सहायता से, ठीक है, पत्ती की सहायता से श्वसन करते हैं, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो देखिए पिछला क्वेश्चन का भी इसमें भी इंक्लूडेड है, बस उसका लैंग्वेज कुछ और था और इसका लैंग्वेज कुछ और है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है पेड़ के किस में होते हैं? तने में होते हैं, या जड़ में होते हैं, या फलों में होते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पेड़ के पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पेड़ के पत्तियों में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ की पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए आप लोगों को एक और बात ध्यान में रखना है कि पौधे का सिर्फ पत्ती ही नहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जबकि पौधे के वे पार्ट जो रंगीन होंगे, ठीक है, पौधे के वे पार्ट जो रंगीन होंगे अर्थात जिसका रंग हरा होंगे, वे सारे पार्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। क्यों? क्योंकि हरे पार्ट में क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल्स पाए जाएंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे ही। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पेड़ों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? बताइए। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पीछे से ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने इस प्रश्न का सही उत्तर दे चुके हैं। तो देखिए हरे पौधे को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बात पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 9 तो बृहद पोषक तत्व होते हैं और 7 क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। बृहद पोषक तत्व किसको कहते हैं? जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को अधिक मात्रा में होती है उसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को न्यूनतम मात्रा में होती है उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए बृहद पोषक तत्वों में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सल्फर, ये सब जो है बृहद पोषक तत्व हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। बताइए हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट। तो देखिए हाइड्रो शब्द सुनते ही आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए कि हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है? वाटर अर्थात जल, ठीक है। तो जो पौधे जल में उगते हैं उसे ही हाइड्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? आप इसका आंसर क्या होगा बताइए। इतना आपको हिंट्स दे दिए हैं तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो देखिए वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं या फिर जलने में पूरे रूप से होते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो जल में पौधा होते हैं वही तो क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना मिट्टी का पौधा, अर्थात वो उसमें मिट्टी नहीं है तो क्या है? जल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एपीफाइट, ठीक है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं। बताइए एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं। किस चीज़ लिए, किसके लिए आश्रित हैं? तो देखिए एपीफाइट वैसे पौधे को कहा जाता है जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं, ठीक है।
तो उसको क्या कहेंगे, एपीफाइट कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, बताइए सबसे अधिक लोहा किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है या किस फल में पाया जाता है। ये सारे तो फल ही है, तो किस में जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, बताइए। केला में, दूध में, सेब में, हरी सब्जी में, किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, बताइए। ये सारे तत्व हैं, ये सारे पदार्थ हैं, इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है बीजों के अंकुरन के लिए। तो देखिए बीजों के अंकुरन के लिए पानी की आवश्यकता तो होती ही है, अर्थात नमी की आवश्यकता तो होती ही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो हवा की आवश्यकता भी होती है। उसमें कुछ टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन बीजों के अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः प्रकाश एवं मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मिट्टी तो ऑप्शन है ही नहीं, तो प्रकाश है, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश, ठीक है। अब आप लोग जान लीजिए, ध्यान रखिएगा कि बीजों के अंकुरन के लिए सामान्यतः जल, ताप एवं वायु, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बीजों के अंकुरन के लिए जल, ताप एवं वायु की आवश्यकता होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। पौधे में जल ऊपर की ओर जाती है, उसको क्या कहते हैं, बताइए। तो पौधों में जल की ऊपर की ओर गति को क्या कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, ठीक है। क्या नहीं आवश्यक है, सोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था, बताइए। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता का मापन करने के लिए जो पीएच स्केल है, उसको सबसे पहले किसने आविष्कार किया, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो देखिए पीएच स्केल को सर्वप्रथम सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। यानी कि पीएच स्केल्स का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अदरक होता है रूपांतरित, बताइए। अदरक पौधे के किस भाग का रूपांतरित रूप है, जड़ का है, तना का है, फूल का है, फल का है, किसका है। तो देखिए अदरक जो है वो तना का रूपांतरण होता है। किसका होता है, अदरक तना का रूपांतरण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है, बताइए। रेशम किससे उत्पन्न होता है। देखिए अब रेशम जो है कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है, ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब रेशम के कीड़ा से, रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़ा के प्यूपा से होता है। तो अब रेशम का उत्पादन करने के लिए कीड़े का पालन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, तो वो सेरीकल्चर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज है, बताइए प्याज क्या है। तो प्याज जो है तना का रूपांतरण है और ये एक फल का प्रकार है जिसको बल्ब कहते हैं, ठीक है। प्याज क्या है, प्याज एक प्रकार का बल्ब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है, बताइए जेली स्टार्च प्रोटीन किस चीज़ का उदाहरण है। तो देखिए ये तीनों जो हैं द्रव में विलयन का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, द्रव में विलयन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, बताइए समुद्र की सतह पर पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो समुद्र की सतह पर पाए जाने वाली वनस्पति को निवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निवास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय हाथी के बच्चों का वजन कितना होता है। एक भारतीय हाथी के बच्चों का वजन कितना होता है, बताइए। तो देखिए एक भारतीय हाथी के बच्चों का वजन 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरीन एक प्रकार के नोबेल गैस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरीन एक प्रकार के हैलोजन है, ठीक है। क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है, क्लोरीन क्या है, एक प्रकार के हैलोजन है। तो देखिए जीनोन हुए, हीलियम हुए और आर्गन, ये तीनों जो हैं क्या है, नोबेल गैस हैं। अब नोबेल गैस किसको कहते हैं, तो नोबेल गैस उस गैस को कहते हैं जो किसी दूसरों तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात ये अक्रिय होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको नोबेल गैस कहा जाता है। अब इस नोबेल गैस के अंतर्गत कुछ और गैस आते हैं, जैसे हीलियम हो गए, ठीक है, आर्गन हो गए, क्रिप्टन हो गए, जेनॉन हो गए, रेडॉन, ये सारे क्या है, नोबेल गैस है, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से। तो देखिए फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का, ठीक है, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, बताइए किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो देखिए मस्तिष्क कोशिका, ठीक है, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का लक्षण है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा देती है, बताइए 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है। तो देखिए 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज में होता है, बताइए सुक्रोज में होता है। तो देखिए सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का प्रोडक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, बताइए
कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो रक्त को जमाने में जो विटामिन हेल्प करता है, मदद करता है, सहयोग करता है, वो विटामिन है विटामिन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? बताइए। इतना इजी क्वेश्चंस, बताइए इतना इजी क्वेश्चंस का आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। तो देखिए, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो वही विटामिन ए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सबको रटे हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। बस पिछला क्वेश्चन का ही इसमें उत्तर होगा। बस इसमें इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और है और इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और है, अर्थात दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज में डिफरेंट हैं। तो देखिए, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी बोला जाता है। अब ये मधुमेह का कारण क्या है? बताइए। जो मनुष्य में डायबिटीज रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो देखिए, ये डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोहा की कमी से क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, अर्थात रक्त की कमी हो जाता है। और रक्त की कमी से जो बीमारी होते हैं उसको एनीमिया कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और ये इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है हमारे शरीर में? तो इंसुलिन का सेक्रेशन हमारे शरीर में पैनक्रियाज के द्वारा होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मछली का लीवर भरपूर होता है। बताइए। तो मछली का लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किस विटामिन से वो परिपूर्ण होता है? आप लोग इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे सही। तो देखिए, मछली का लीवर जो है वो विटामिन डी से भरपूर होता है, अर्थात मछली के लीवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। बताइए, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो देखिए, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन तो कहा कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जबकि अगर क्वेश्चन कह दे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। ध्यान में रखिएगा, इसको भी आप लोग पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए, पिछला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे आसानी से। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। इसका डिस्कशन हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं अभी तुरंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? बताइए, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो देखिए, भ्रूण को भोजन गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इस गर्भनाल को प्लेसेंटा कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, गर्भनाल को प्लेसेंटा कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में गर्भनाल न लिख करके प्लेसेंटा लिखा हुआ भी आता है। तो आप लोग प्लेसेंटा वाले ऑप्शन को टिक मारिएगा। ठीक है, तो गर्भनाल को भोजन किससे प्राप्त होता है?
भ्रूण को भोजन किससे प्राप्त होता है, तो प्लासेंटा से प्राप्त होता है या गर्भनाल से भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? बताइए, कैंसर से लड़ने में कौन सा जानवर सक्षम है, मजबूत है? तो देखिए कैंसर से लड़ने के लिए तारा मछली जो है सक्षम है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस तारा मछली को स्टार फिश भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी, जो जांघ में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो कहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो बताइए। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है एस्टिपेज की हड्डी, जो कान में पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का उत्तर तो ऑप्शन बी होगा, यकृत। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होगा यकृत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो हो गया ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया होता त्वचा, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया होता त्वचा, तो इसका सही उत्तर यकृत न होकर के त्वचा होता। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बताइए, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो देखिए मानव मस्तिष्क का वजन अलग अलग होता है। देखिए फीमेल के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है, जबकि मेल के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। अब फीमेल के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए इस ऑप्शन में तो 1450 ग्राम दिया हुआ नहीं है, 1350 ग्राम दिया हुआ है। और ये 1350 ग्राम जो मस्तिष्क का वजन है वो फीमेल के मस्तिष्क का वजन होता है, अर्थात महिलाओं के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। तो इसका सही उत्तर हम दे देंगे, क्या दे देंगे, ऑप्शन ए दे देंगे, 1350 ग्राम जो फीमेल के मस्तिष्क का वजन होता है। 1450 ग्राम इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1350 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? बताइए। एक 14 वर्ष का बच्चा है, उसको वृद्धि विकास के लिए किसकी आवश्यकता सर्वाधिक मात्रा में होगी? विटामिन की, दूध की, वसा की, प्रोटीन की? बताइए। तो एक 14 वर्ष की बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा इस उम्र में प्रोटीन की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बताइए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बताइए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सही जवाब दे पाएंगे, हमको ये उम्मीद है। तो देखिए ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? एस्प्लीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एस्प्लीन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान में देना होगा कि एस्प्लीन को आरबीसी का कबरगाह भी कहा जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि आरबीसी का कबरगाह किसे कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एस्प्लीन को ही आरबीसी का कबरगाह भी कहा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइए, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को किस में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? देखिए इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे इन सारे वीडियो को, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे।
तो देखिए, इंसुलिन का मनुष्य के शरीर से निकलता है इंसुलिन, या स्रावित होता है मनुष्य के किस अंग से? इंसुलिन। तो देखिए, इंसुलिन जो है मनुष्य के पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वो सारे वीडियो आप लोग देख पाए बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।